हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टडी कॉर्नर में। तो दोस्तों आइए आज वापस से शुरू कर रहे हैं हम डीएलएड का मॉक टेस्ट। इससे पहले के मॉक टेस्ट का वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जाकर के देख लीजिएगा। और यदि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में जो उसका लिंक भी हमने दे दिया है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी क्लास खत्म होने के बाद सारा PDF आपको वहीं पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का क्लास और देखते हैं पहला सवाल क्या दिया गया है। सबसे पहले देख सकते हैं दिया गया है डकार जाना मुहावरे का अर्थ क्या है, आपको बताना है डकार जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हड़प लेना है ना। डकार जाना यानी कि हड़प लेना, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, याद रहेगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल आपका दिया गया है दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। खग मतलब क्या होता है, आपको इसका पर्यायवाची शब्द बताना है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, बिल्कुल डी करेक्ट होगा आपका, यानी खग मतलब क्या होता है, पक्षी है ना। खग अंडज विहंग पंछी पक्षी, ये होता है चिड़िया यानी कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द। खग अंडज विहंग पंछी पक्षी, ठीक है। तो क्या खग मतलब पक्षी, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट होगा। आगे सवाल पे चलिए, तीसरा सवाल बोला जा रहा है आपसे दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उसकी शिकायत पूर्णतया सही थी, यानी कि जो रेखांकित खंड आपको दिख रहा है पूर्णतया, इसके प्रति यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा ये पूछा जा रहा है आपसे। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी कि अक्षरशः हो जाएगा, ठीक है। उसकी शिकायत अक्षरशः सही थी, अक्षरशः सही थी, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे आपका सी करेक्ट होगा। पूर्णतया के जगह पे आप क्या लगा सकते हैं, अक्षरशः। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, चौथा सवाल आपसे पूछा जा रहा है जिस समास में प्रयुक्त शब्दों में से कोई भी शब्द प्रधान नहीं, यानी कि कोई भी खंड उसका प्रधान नहीं हो, अपितु बाहर से ही आकर कोई शब्द प्रधान बन जाता है, उसे डैश कहते हैं, उसे कौन सा समास कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा, यानी कि उसे हम क्या बोलते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिसका एक भी खंड प्रधान ना हो, उसका एक अलग ही मीनिंग निकलता हो, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट होगा, उसे क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहेंगे। चलिए अगले सवाल पे, पांचवा सवाल आपसे बोला जा रहा है दोस्तों जीव जंतु कौन सा समास है, आपको बताना है जीव जंतु कौन सा समास है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, यानी क्या है, द्वंद्व समास है ना। जीव जंतु कौन सा समास है, द्वंद्व समास, याद रखिएगा। अगले सवाल पे चलिए, छठा बोला जा रहा है जी हाँ मैं काम करना आरंभ कर दिया है। वाह, इस वाक्य में जी हाँ कौन सा निपात है, आपको निपात बताना है यहाँ पे। दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, बिल्कुल आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। बलदायक है ना, बलदायक निपात है यहाँ पे, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए, सातवां नंबर में बोला जा रहा है उन्नयन, उन्नयन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या लगा सकते हैं, बिल्कुल दोस्तों राइट लगाइएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। उत्तजोड़ नयन क्या होगा, उन्नयन, उत्तजोड़ नयन, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा, उत्तजोड़ नयन। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, आठवां नंबर में बोला जा रहा है मनीषा शब्द का विशेषण रूप निम्नांकित में से कौन सा है। मनीषा का विशेषण आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट होगा यहाँ पे सी, याद रखिएगा, मनीषी हो जाएगा, ठीक है। मनीषा का विशेषण रूप क्या होगा, मनीषी, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। अगले सवाल पे चलिए, 9 नंबर में बोला जा रहा है रंगशाला में कौन सा समास है, रंगशाला में कौन सा समास है। दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, तत्पुरुष समास है, ठीक है, तत्पुरुष समास। रंगशाला में कौन सा समास है, तत्पुरुष, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। आइए अगले सवाल पे, 10वें नंबर में बोला जा रहा है निम्नांकित यानी कि निम्नलिखित में से पवन का पर्यायवाची शब्दों को बताना है। लगभग सबको पता होगा दोस्तों, पवन मतलब क्या होता है, हवा ही तो होता है। तो अब बताइए, इसमें हवा तो ऑप्शन दिया नहीं गया है, आपको बताना है इसका पर्यायवाची शब्द पवन का क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, सी होगा, ठीक है, समीर, याद रखिएगा, पवन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, समीर, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट है। आइए अगले सवाल पे, 11वें नंबर में बोला जा रहा है हिंदी में पर्यायवाची शब्दों के प्रकार हैं, यानी कि पर्यायवाची शब्द के कितने प्रकार होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन ए, यानी कि पर्यायवाची शब्द के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। पर्यायवाची शब्द के कुल कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार, ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए, और अगला सवाल आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए आपका सवाल दिया गया है 12 नंबर, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा। दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद इन चारों में से कौन सा आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, दिग्जोड़ दर्शन है ना, दिग्जोड़ दर्शन क्या हो जाएगा, दिग्दर्शन, तो ऑप्शन आपका ए सही है। आइए अगले सवाल पे, 13 नंबर में बोला जा रहा है अग्नि परीक्षा देना मुहावरे का अर्थ क्या है। अग्नि परीक्षा देना, इसका आपको अर्थ बताना है, क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, बिल्कुल आपका बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा, कठिन परिस्थिति में पढ़ना, यानी कि अग्नि परीक्षा दे रहा है ना, कठिन परिस्थिति में पड़ जाना, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा। आइए अगले सवाल पे,
14 नंबर में बोला जा रहा है चरणों की मात्रा, यति और गति के आधार पर छंद कितने प्रकार के होते हैं। चरणों की मात्रा, यति और गति के आधार पर छंद के कितने प्रकार होते हैं आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर बी लगाइएगा, ठीक है। मुक्त और मात्रिक, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, मुक्त और मात्रिक। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा। आइए अगले सवाल पे 15 नंबर बोला जा रहा है मैथिली शरण गुप्त के काव्य से उन्हें कौन से छंद प्रिय होने का प्रमाण मिलता है। मैथिली शरण गुप्त के काव्य से उन्हें कौन से छंद प्रिय होने का प्रमाण मिलता है। जो मैथिली शरण गुप्त है, लेखक है हिंदी साहित्य के, तो उनका जो काव्य है उनसे प्रमाण मिलता है कि उन्हें कौन सा छंद उनका वो अच्छा लगता था, तो वो आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। याद रखिएगा मात्रिक और सम जो है ना, वही वाला छंद उनको काफ़ी प्रिय लगता था मैथिली शरण गुप्त को, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। आइए अगले सवाल पे 16 नंबर में बोला जा रहा है आपसे निम्नलिखित में किसने रीति काल को श्रृंगार काल कहा है, ये आपको बताना है। रीति काल को श्रृंगार काल किसने बताया है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट होगा, याद रखिएगा। विश्वनाथ मिश्र जी जो हैं उन्होंने क्या कहा है, रीति काल को श्रृंगार काल बताया है। ऑप्शन आपका ए सही है। अगले सवाल पे आइए 17 नंबर बोला जा रहा है इंदिरापति किसे कहा जाता है। इंदिरापति किसे कहा जाता है, ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, विष्णु, ठीक है। विष्णु आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। इंदिरापति किसे कहते हैं, विष्णु को। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, ठीक है। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 18 नंबर बोला जा रहा है आपसे कहे कवि बेनी व्याल की चतुराई लीनी उपयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है ना। अलंकार आपको यहाँ पे बताना है। जैसे ही उल्टा पुल्टा वर्ड आने लगे समझ जाइए अलंकार ही पूछ रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी, याद रखिएगा यमक अलंकार है, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट होगा, यमक अलंकार। अगले सवाल पे आइए दोस्तों 19 नंबर में बोला जा रहा है नदियाँ जिसकी यशधारा सी बहती हैं अब भी निशी वासर उपयुक्त पंक्ति में अलंकार आपको बताना है। तो बताइएगा दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल आपका करेक्ट होगा ए, याद रखिएगा उपमा अलंकार इसमें, ठीक है, उपमा अलंकार। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 20 नंबर में बोला जा रहा है, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। देखिए सवाल आपका है या लकोटी अरु कामरिया पर राज तिहूपुर को जाति डारों अठहूँ सीधी नवों निधि को सुख नंद की गाय चराय बिसारों रस खानी कबों इन आँखिन ते ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारों कोटिन के कल धौत के धाम कुरिल के कुंजन ऊपर बारों उपयुक्त पंक्ति में आपको छंद बताना है और ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो बताइएगा दोस्तों इसमें कौन सा छंद है, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, याद रख लीजिएगा बी होगा, ठीक है। सवैया छंद है यहाँ पे, ठीक है, याद रहेगा सवैया छंद। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए दोस्तों, और यहाँ पे थोड़ा सा सवाल को हम छोटा कर लेते हैं ताकि ऑप्शन और सवाल दोनों आपको दिख जाए। तो देखिए सवाल है आपका दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान चंचल जल दिन चारी को ठाऊं न रहत निदान जियज जग में जस लीजिए मीठे वचन सुनाए विनय बिहारी की कीजय कह गिरधर कविराय अरे यह सब घर दौलत पाहुन निसी दिन चारी रहत सब ही के दौलत। उपरोक्त छंद किस प्रकार का है, यानी कहने का मतलब आपसे वापस से छंद ही पूछा जा रहा है कि उपरोक्त जो छंद है वह किस प्रकार का छंद है, कि कुंडलिया है, चौपाई है, धनाक्षरी है या घनाक्षरी है या फिर दोहा है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा, कुंडलिया प्रकार का छंद है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए 22 नंबर में बोला जा रहा है, सवाल को वापस थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चंचल शब्द में च वर्ण में कौन सी मात्रा होगी, ये आपको बताना है। लघु और गुरु दोनों या फिर प्लुत। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन बी होगा, यानी कि गुरु मात्रा होगी, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे 23 नंबर में बोला जा रहा है रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, कौन सा वाच्य है, आपको वाच्य बताना है। रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी लगाइएगा, ठीक है। याद रहेगा कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी कर्मवाच्य। गद्यांश को पढ़ करके जवाब दीजिए दोस्तों। गद्यांश आपको नहीं पढ़ना है, सबसे पहले क्या देखना है, क्वेश्चन भारत माता के सपूत किसे कहा गया, पिछले मॉक टेस्ट में आया था, यहीं पे आप देख सकते हैं भारत माता के सपूत के बारे में दिया गया है। प्रत्येक देखिए यहाँ पे प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है ना, इसी वाक्य से आपको पता चलेगा। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है, भारत माता के सपूत किसे कहा गया है। तो देखते हैं ऑप्शन आपको डी में दिख रहा है,
सभी धर्म के लोगों को, है ना, सभी धर्म के लोगों को भारत माता का सपूत कहा गया। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए और हिंदी का लास्ट सवाल है। किसी वार्णिक छंद के प्रत्येक चरण में तगन भगन जगन और क्या लिखा है, जगन 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 और 2 गुरु के क्रम में वर्ण होते हैं, कौन सा होता है, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन आपका सी होगा, याद रखिएगा, वसंत तिल का, ठीक है, वसंत तिल का वर्ण होते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे, और यहाँ से आपका साइंस स्टार्ट हो रहा है, यानी कि विज्ञान स्टार्ट हो रहा है। तो पहले सवाल थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए सवाल है आपका, न्यूट्रॉन का खोज, यानी न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, ये आपको बताना है कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। दोस्तों सबको पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर क्या लगेगा दोस्तों, सी, यानी कि क्या हो जाएगा, जेम्स चैडविक ने, है ना, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, और इलेक्ट्रॉन हो गया प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, ठीक है, ये याद रहेगा। यहाँ पे न्यूट्रॉन का पूछा गया है, जेम्स चैडविक लगेगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 72 नंबर में बोला जा रहा है, तत्वों जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश है परंतु समान द्रव्यमान संख्या है, उसे क्या कहेंगे। तत्वों, वैसा तत्व जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश है, ठीक है, नाभिकीय आवेश विभिन्न प्रकार के हैं लेकिन जो परमाणु द्रव्यमान है वह समान है, उसे क्या कहिएगा आप। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन डी, यानी उसे क्या बोलेंगे, समभारिक, उसी को कहा जाता है, ठीक है, समभारिक, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए दोस्तों 73 नंबर में बोला जा रहा है, केंद्रक का इसके न्यूक्लियन से गठन में होता है, क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो बताइएगा दोस्तों, राइट आंसर ए लगाइएगा, ठीक है, द्रव्यमान में घटाव होता है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 74 नंबर में बोला जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक है, हीलियम का या NaCl, यानी कि क्या हो जाएगा, NaCl हमारा नमक होता है, फिर क्या है NH3 अमोनिया, या फिर CHCl3, आपको बताना है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, ठीक है, NaCl याद रहेगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे, और सवाल पहले एडजस्ट कर लेते हैं दोस्तों ताकि आप लोगों को आसानी से दिख जाए। देखिए 75 नंबर का सवाल बोला जा रहा है आपसे, निम्नलिखित के जलीय घोल से होकर एक विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, कौन सा विखंडित होगा, आपको बताने इनमें से विखंडित कौन सा होगा, यानी अलग कौन सा हो जाएगा। दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट अलग हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 76 नंबर में बोला जा रहा है, ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक है, कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, यानी कि फेनोप्थेलिन, है ना, फेनोप्थेलिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी है। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 77 नंबर में बोला जा रहा है, यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है, ठीक है, यदि एक लोहे के तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रख दिया जाता है तो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन राइट आंसर क्या लगेगा, बिल्कुल आपका ए करेक्ट होगा, याद रख लीजिएगा, तांबा अवक्षेपित हो जाएगा, ठीक है, तांबा अलग हो जाएगा, अवक्षेपित हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए 78 नंबर में बोला जा रहा है, जल के क्वथनांक को डैश के तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है, जल के क्वथनांक को डैश के तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी किसके रूप में, किसके तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों राइट आंसर लगेगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि बुलबुले के गठन, ठीक है, बुलबुले का गठन के तापक्रम के रूप में उन्हें परिभाषित किया जाता है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 79 नंबर बोला जा रहा है, जब किसी घोल को एक अर्धपारगम्य द्वारा, अर्धपारगम्य एक झिल्ली होता है, ठीक है, अर्धपारगम्य द्वारा उसे विलायक से पृथक किया जाता है, यानी अलग किया जाता है, तब इस घटना को क्या कहते हैं, डायरेक्ट परिभाषा पूछ लिया गया है दोस्तों। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब लगाइएगा ऑप्शन सी, यानी उसे हम क्या कहेंगे, परासरण कहेंगे, ठीक है, परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना बहुत जरूरी है, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो, याद रखिएगा, अर्धपारगम्य झिल्ली यानी परासरण। अगले सवाल पे आइए 80 नंबर में बोला जा रहा है, जल स्नेहक कोलाइडी को जाना जाता है, जल स्नेहक कोलाइडी को जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया। जो जल स्नेहक होता है ना, उसे उस कोलाइडी जिसमें जल मिल जाए, ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें जल मिल जाए उसे हम क्या कहेंगे, स्नेहक मतलब मिल जाना उसमें, है ना, जल स्नेहक कोलाइडी विलयन को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर दोस्तों लगाइएगा ऑप्शन बी, यानी कि द्रव स्नेही के रूप में, है ना, जल स्नेहक कोलाइडी को जाना जाता है द्रव स्नेही के रूप में, ठीक है, स्नेहक नहीं तो स्नेही, डायरेक्ट आंसर तो मिलता ही है, लगभग आपको याद हो जाना चाहिए, द्रव स्नेही के रूप में जल स्नेहक कोलाइडी को जाना जाता है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 81 नंबर बोला जा रहा है आपसे, एक रेडियोधर्मी समस्थानिक की अर्ध आयु 20 दिन है, यदि वस्तु का 100 ग्राम लिया जाता है, यदि वस्तु का 100 ग्राम लिया जाता है तो 40 दिनों के बाद अवशिष्ट समस्थानिक का वजन कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। और दोस्तों एक केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल का सवाल है। तो लगाइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा,
बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, याद रख लीजिएगा, ठीक है, 25 ग्राम, ठीक है, 25 ग्राम आपका करेक्ट आंसर होगा ए। अगले सवाल पे आइए, 82 नंबर बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉन की हानि उपचयन है। इलेक्ट्रॉन की हानि उपचयन है, ठीक। एक सेल के एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसे क्या कहिएगा, ये आपसे पूछा गया है, डायरेक्ट परिभाषा ये भी पूछ लिया गया है। तो दोस्तों राइट आंसर ए लगाइएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उपचयन बोलेंगे, ठीक है, उपचयन, आपका आंसर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे चलें। आइए दोस्तों 83 नंबर में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक धन विद्युत तत्व है। अधिक धन विद्युत तत्व है आपको बताना है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, सीजियम, ठीक है, सीजियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी। आइए अगले सवाल पे दोस्तों 84 नंबर का सवाल है आपका, पूछा जा रहा है शुष्क बर्फ है ठोस बर्फ या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑप्शन आपका 2 ऊपर भी दिया गया है, लेकिन आंसर दोस्तों इसी में से होगा। तो राइट आंसर लगाइएगा दोस्तों आपका बी करेक्ट हो जाएगा, है ना, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या है, शुष्क बर्फ बोला जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो ठोस रूप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ बोलते हैं, ठीक है, शुष्क माने ठंडा बर्फ, है ना, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलेंगे, शुष्क बर्फ। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए दोस्तों, और अगला सवाल आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हीरा है, आपको बताना है, हीरा है, इनमें से किसे आप हीरा कहिएगा, बताना है। 85 नंबर का सवाल पूछा गया, हीरा क्या है, इनमें से किसको आप हीरा कहिएगा। दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, बिल्कुल आपका डी करेक्ट होगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। शुद्ध जो कार्बन होता है ना, जितना शुद्ध कार्बन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, हीरा बोलेंगे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 86 नंबर में पूछा जा रहा है एक जीवाणु कोशिका प्रति मिनट में एक बार विभाजित होती है, ठीक है। एक जीवाणु कोशिका प्रति 1 मिनट में, है ना, प्रति मिनट में एक बार विभाजित होती है। यदि यह एक प्याला को भर्ती करने में 1 घंटा लेता है तो आधा प्याला को भर्ती करने में कितना समय लगेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों। राइट आंसर लगाइएगा डी, ठीक है, 30 मिनट नहीं होगा, 59 मिनट ले लेगा, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, 59 मिनट यानी 1 मिनट कम लेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा इसको, काफ़ी कन्फ्यूजन वाला सवाल है। आइए 87 नंबर बोला जा रहा है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु है, कौन सा है ये आपको बताना है। और बहुत बार ये सवाल पूछा गया है दोस्तों, बिल्कुल सबको पता होगा मेरे ख्याल से, जो भी थोड़ा बहुत ही बायोलॉजी पढ़े हैं। राइट आंसर लगाइएगा ए, यानी राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ठीक है, एक जीवाणु होता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है ना, जैसे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहाँ पे होता है, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे वगैरह होते हैं ना, फसल वगैरह, वहाँ पे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बहुत जरूरी है, और उसके लिए एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, जिसका होना अति आवश्यक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम बैक्टीरिया। आइए अगले सवाल पे, फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ है, जो फफूंद होता है उसमें संचित खाद्य पदार्थ कौन सा, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, यानी कि ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलिका, याद रखिएगा, ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलिका, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे 89 नंबर का बताना है दोस्तों, अफीम पाया जाता है, किस चीज़ से पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है, अफीम किस चीज़ से पाया जाता है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी, याद रहेगा, यानी कि पपावर, पपावर और सोमनीफेरम, याद रहेगा, पपावर सोमनीफेरम से, याद रहेगा ना, थोड़ा सा टेढ़ा नाम है दोस्तों, लेकिन याद रख लीजिएगा, पपावर सोमनीफेरम, सोमनीफेरम सीधा याद रखिए, पपावर सोमनीफेरम, ठीक है। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 90 नंबर का सवाल पूछा गया, निम्नांकित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है। एक बार और आया था पिछले मॉक टेस्ट में ये वाला सवाल, जो त्वरण है उसका मात्रक कौन सा इनमें से नहीं हो सकता है, यानी 3 तो हो सकता है किसी न किसी तरीके से, लेकिन एक नहीं होगा, आपको बताना है वो कौन सा है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, अब बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट होगा सी, याद रखिएगा, किलोमीटर प्रति सेकंड जो है यह त्वरण का ऐसा ही मात्रक नहीं हो सकता है, बाकी ये तीनों किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो सकता है, यानी कि स्क्वायर जहाँ पे लगा हुआ है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो सकता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो सकता है, लेकिन किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं हो सकता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे टाइम जो होता है उसका स्क्वायर बनता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वो हो जाएगा करेक्ट है, ठीक है, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि किलोमीटर प्रति सेकंड यह त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है, बाकी ये 3 हो सकता है। अगले सवाल पे आइए दोस्तों, यहाँ से आपका हो रहा है जीके स्टार्ट, ठीक है। तो देखते हैं पहला सवाल पूछा गया, सम्राट अशोक ने अपनाया, सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो दोस्तों राइट आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी कि बौद्ध धर्म अपनाया, ठीक है। सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म, ठीक है। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जो थे उन्होंने भी बौद्ध धर्म को ही अपनाया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध धर्म बहुत अच्छे धर्म है दोस्तों, मैं भी मानता हूँ इन्हें। आइए अगले सवाल पे, अगला सवाल आपका कौटिल्य ने रचना की किस चीज़ की, ये आपसे पूछा गया, कौटिल्य ने किस चीज़ की रचना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, और कन्फ्यूजन वाला ये सवाल है। राइट आंसर क्या लगाइएगा, कौटिल्य का एक बुक आता है दोस्तों,
अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का। ठीक है, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब एक बात बताते हैं, कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं आपको बनेगा। कन्फ्यूजन यदि इकोनॉमिक्स का सवाल पूछ दे ना तो वहाँ पे बनता है कि इकोनॉमिक्स के लेखक यानी अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो कई बार लोग कौटिल्य मार देता है। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र का जनक नहीं है। कौटिल्य ने एक बुक लिखा है जिसका नाम ही उन्होंने अर्थशास्त्र दिया है। और एक इंटरेस्टिंग बात और बता दें, ये जो अर्थशास्त्र बुक है इसमें इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं बताया गया है, इसमें पॉलिटी के बारे में लिखा गया है, लेकिन बुक का नाम दिया गया है अर्थशास्त्र। किसी से भी पूछ लीजिएगा वो यही बताएगा अगर वो जानकार होगा तो। कौटिल्य ने पुस्तक लिखा है अर्थशास्त्र के नाम से, लेकिन उसमें पॉलिटी के बारे में उन्होंने लिखा है उन्होंने। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे। और 93 नंबर पूछा गया है, आमिर खुसरो किसके शिष्य थे? आपको बताना है जो आमिर खुसरो जी थे वह किसके शिष्य थे, यानी कि आमिर खुसरो के गुरु का नाम क्या था, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों राइट आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके गुरु थे? आमिर खुसरो के। ठीक है, आइए दोस्तों अगले सवाल पे हिस्ट्री का ये सवाल था। आइए, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही मस्त सवाल है दोस्तों, सबको पता है, इसका जवाब होना ही चाहिए। तो राइट आंसर लगाइएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि शाहजहां ने। ठीक है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और आगे क्या नहीं, तो अगले सवाल पे यहाँ पे आ जाइए। अगला सवाल आपका दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 95 नंबर का पूछा जा रहा है, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह पूछा गया। ठीक है, बताइएगा। राइट आंसर लगाइएगा दोस्तों बी, यानी कि क्या हो जाएगा आपका बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रहेगा। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जी। आइए अगले सवाल पे, कस्तूरबा गांधी किसकी धर्म पत्नी थी? वह काफ़ी मस्त सवाल आ रहा है दोस्तों। कस्तूरबा गांधी किसकी धर्म पत्नी थी? है किसी को पता? ऑप्शन आपका यहाँ पे भी करेक्ट होगा दोस्तों, राइट आंसर महात्मा गांधी। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। 97 में पूछा गया, पलासी का युद्ध कब हुआ था? बताना है आपको दोस्तों। तो याद रहेगा दोस्तों, राइट आंसर लगाइएगा आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा। ठीक है, 1757 ईस्वी में क्या होता है? पलासी का युद्ध। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा। ये अगले सवाल पे 98 में बोला जा रहा है, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी कब? तो सबको पता होगा, बच्चा इसका जवाब जानता है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 99 नंबर बोला जा रहा है, यदि हमारे माता पिता दोनों अथवा दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक हैं तो हम हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? ये आपसे पूछा गया है और ये सवाल है पॉलिटी का। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा? बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों ए, याद रख लीजिएगा। जन्मजात नागरिक है ना, यानी जन्मजात से ही हमें नागरिकता मिल जाता है उस देश का। यदि माता पिता दोनों में से कोई एक भी अगर भारतीय हो तो हमें भारत का नागरिक कहा जाता है। हम जो है हमें नागरिकता मिल जाती है भारत की, यदि हमारे माता पिता में से कोई भी एक भारतीय हो या दोनों हो। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलें। देखिए 100 नंबर में बोला जा रहा है आपसे, लोकतांत्रिक सरकार वह शासन व्यवस्था है जिसमें आपको बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग सामान्य नागरिकों की भागीदारी होती है, या जिसमें सामान्य नागरिकों की भागीदारी नहीं होती है, या जिसमें तानाशाही शक्तियाँ हावी होती हैं, या जिसमें कोई संविधान ही नहीं होता है। तो बताना दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर ए होगा, याद रख लीजिएगा। यानी कि सामान्य नागरिकों की भागीदारी होती है। लोकतांत्रिक सरकार यानी कि नाम से ही स्पष्ट है, लोकतांत्रिक है ना, यानी लोगों का शासन, एक तरह से लोगों का तंत्र। तो लोकतांत्रिक सरकार वह शासन व्यवस्था है जिसमें सामान्य नागरिकों की भागीदारी होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 101 नंबर में पूछा जा रहा है, बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं कहलाती है, क्या कहलाता है? ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों उसका नाम याद रख लीजिएगा, नगर निगम उनको कहा जाता है। जो बड़े बड़े शहर होते हैं ना, बड़े बड़े नगर होते हैं, उनमें स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं जो कहलाती है वो नगर निगम कहलाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, नगर निगम। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 102 नंबर बोला जा रहा है, पंचायत समिति के प्रशासन व प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है, जिसे क्या कहते हैं? ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों राइट आंसर ए लगाइएगा। ठीक है, याद रहेगा, उसे क्या बोलते हैं? प्रखंड विकास पदाधिकारी, BDO साहब। ठीक है, याद रहेगा BDO, प्रखंड विकास यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 103 नंबर बोला जा रहा है, भारतीय संविधान के जनक क्या सवाल है दोस्तों, सबके दिल में बैठता है भाई।
याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, याद रहेगा। आइए दोस्तों 104 नंबर बोला जा रहा है, भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें भारतीय नागरिकों के लिए कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, बिल्कुल आपका सी करेक्ट होगा, याद रख लीजिएगा 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य नहीं बोला गया दोस्तों, मौलिक अधिकार बोला गया है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, मौलिक कर्तव्य अलग चीज़ होता है, मौलिक अधिकार अलग चीज़ होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, 6 मौलिक अधिकार दिए गए। 105 नंबर देख लीजिए, भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है, ये आपसे पूछा गया है। तो बताना दोस्तों, जो भारत में स्थित लोनार झील है वह किस प्रकार का झील है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेटर झील है। ठीक है, वो क्रेटर झील है, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चले दोस्तों, और यहाँ से आपका अगला सवाल है, तो पहले सवाल को एडजस्ट कर लेते हैं। आइए अगला सवाल आपका 106 नंबर का सवाल पूछा गया है, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है। देखिए यहाँ पे मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा गया है, तो मौलिक कर्तव्य का जो है जिक्र संविधान के किस भाग में मिलता है, आपको बताना है। दोस्तों राइट आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा, याद रख लीजिएगा। भाग 4 के क में, भाग 4 के क में क्या मिलता है, मौलिक कर्तव्य का विवरण दिया गया है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा, भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य। ओके, 107 नंबर में आइए, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है। तो भाई इजी सवाल है, याद रखिएगा दोस्तों, स्वतंत्र और निष्पक्ष, यानी किसी के पक्ष में नहीं, निष्पक्ष होना चाहिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है, तो ऑप्शन बी रखिएगा, याद तो सबको पता होना चाहिए, चुनाव आयोग का ही होता है। और निष्पक्ष पता नहीं, निष्पक्ष आजकल होता भी है या नहीं होता है, हम तो समझ में नहीं आता दोस्तों, काफ़ी सारा घोटाला होता है इसमें। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग का होता है, कितना हद तक सही है मुझे तो नहीं पता, आंसर लगाइएगा चुनाव आयोग। आइए अगले सवाल पे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का मुख्यालय कहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे है, इंडिया, इसे क्या कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF का मुख्यालय सबको पता होगा दोस्तों, कहाँ है, वाशिंगटन DC में। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट बी, वाशिंगटन DC, ऑप्शन बी। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 109 नंबर में पूछा गया है, किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं। वाह, किस बात से स्पष्ट होता है कि नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय इस बात से स्पष्ट होती है, या बिहार में साक्षरता की दर, या वैशाली की लिच्छवी गणतंत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है, वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र। ठीक है, वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र जो है, इससे स्पष्ट होता है कि बिहार में जो है लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं। आइए अगले सवाल पे 110 नंबर और लास्ट सवाल दोस्तों पूछा गया है, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है। पठार, पर्वत, जल, मैदान। जो नीला रंग होता है मानचित्र में, उससे क्या दिखाया जाता है। पिछले मॉक टेस्ट में भी सवाल आया था, लगभग आप लोगों को तो याद हो गया, यदि पहले से आप मॉक टेस्ट मार रहे हैं तो, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो याद तो हो ही गया होगा। राइट आंसर क्या लगेगा दोस्तों, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा। जल को दिखाया था ना, ब्लू रंग से यानी कि नीला रंग से क्या दिखाई देता है, तो जल को दर्शाते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और कितना मॉक टेस्ट आप पिछले लगा चुके हैं, कितना छोड़ चुके हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और लगाइए दोस्तों। लास्ट समय चल रहा है, अंतिम प्रहार है आपका, आपकी मेहनत ही आप रंग लाएगी दोस्तों, इसलिए लगे रहिए दोस्तों। और पिछला मॉक टेस्ट यदि आप अभी तक नहीं भी देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में बता दिए, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे सारा मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल दे दिए, उसका भी लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे सब PDF आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, आपको सारा PDF दिख जाएगा, और वहाँ से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। यदि किसी प्रकार का आंसर आपको नहीं मालूम है तो आप वीडियो आकर के प्ले कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।